मस्कत पलट हाफिज मुजफ्फर के कत्ल का मुअम्मा हल। वारदात की तफसीली जांच में मनकूहा का मशकूक किरदार पुलिस को मुल्जिमान तक ले गया। हाफिज मुजफ्फर का निकाह अस्मा नूर के साथ हुआ और 6 माह बाद रुख्सती तय थी, लेकिन रुख्सती से कबल ही लड़की ने आशना के हाथों मुजफ्फर को कत्ल करवा दिया। दौरान तफ्तीश खातून के मोबाइल फोन कॉल्स की तफसीलात से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वो लड़की ने मरवाया। लड़की उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। कासिम और लड़की दोनों ने मिलकर उससे मारा। हम 2-3 गली पीछे खड़े हो गए, ठीक है। तो वो ये और वो कासिम गए हैं, ये बाइक चला रहा था, कासिम पीछे बैठा हुआ था, तो आगे जाके कासिम ने फायर किया। मरकजी मुल्जिम कासिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि कोशिशें जारी हैं, जल्द इसे भी हिरासत में ले लिया जाएगा। भगवानपुरा के पास इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे इस लड़के की हाफिज साहब की फैमिली जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अगर मैं गौर करूँ और तवज्जो कीजिए कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा जो हैं सबसे तकद्दुस वाला रिश्ता है, और ये रिश्ता है एक बीवी का और एक शौहर का। इससे ज़्यादा तकद्दुस वाला रिश्ता इसलिए कोई नहीं हो सकता क्योंकि बाकी तमाम रिश्ते जो हैं वो इस मियाँ और बीवी की शादी के एवज़ में हमारे यहाँ वजूद में आते हैं। लेकिन पहला कत्ल जो है वो भी बीवियों के कत्ल के ऊपर हुआ, वो उनके झगड़ों की वजह से हुआ। हाबील और काबील जो दोनों साहिबजादे हैं उन्होंने भी कत्ल जो है वो एक दूसरे को भाई थे। हालांकि इसी वजह से हुआ कि शायद बीवियों का जो एक रुझान था वो ना हाबील को कबूल हुआ ना काबील को, और काबील ने अपने भाई ही को कत्ल कर दिया। हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत ही मोहतरम रबिया बाजदा जो है वो मौजूद है। रबिया, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह आती हैं। और हाफिज साहब की हमारे साथ पूरी फैमिली जो है वो आज मौजूद है, और उनके अहले खाना जो है वो भी मौजूद हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उनके अहले खाना का रवैया क्या है, लेकिन जो रिपोर्ट आपने देखी उसके तनाजुर में अगर बात सबसे पहले शुरू करता हूँ बहन आपसे। आपका नाम है ज़रीना बीबी। ज़रीना बीबी, आप उप्पो भी हैं और आपने मौके पे इस सारे मामले को होते हुए देखा भी। मुझे थोड़ा सा तफसील बताइएगा कि वाकया आपने ज़रीना कैसे देखा? मैंने देखा है कि वो बुलाने आए हैं और बुला के बाहर गया है मुजफ्फर। कौन बुलाने आए हैं? वो लड़के बुलाने आए हैं। कितने थे? 2 लड़के थे। 2 लड़के बाइक पे थे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फर को बुला दें। मेरी बेटी ने कहा कि मुजफ्फर आपको कोई बुलाने आया है, और वो बाहर गया। मुजफ्फर जो है वो छुट्टियों पे आए हुए हैं? हाँ, छुट्टियों पे बाहर से आया हुआ था। बुलाया है और बाहर गया देखने, तो वो लड़के नहीं थे। और थोड़ी देर बाद मगरिब के बाद वो जब दोबारा निकला है ना, वो बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा आपका नाम मुजफ्फर है? उसने कहा जी मेरा नाम मुजफ्फर है। मेरी बेटी के छोटे बेटे को पकड़ा हुआ था, कहने लगा भाभी इसको पकड़ लो। मैंने बच्चा गोद में था? हाँ, बच्चा गोद में था। और पकड़ा के बाहर निकला है जैसे ही, तो कहते हैं हमने आपसे बात करनी है। तो मेरी बेटी ने पूछा है मुजफ्फर आप इनको जानते हो? कहता नहीं मैं नहीं जानता। तो उसने फ़ौरन आके अब्बू से बोला कि अब्बू आप देखें, हमने भी वो लड़के देखे और पहली दफ़ा आए हैं, हो सकता पता नहीं क्या बात करनी है। जैसे भाई बाहर निकले हैं तो वो कोने पे ले गए, उधर जाकर उन्होंने फायरिंग करके मार दिया। आपने देखा ये? हाँ जी, मैंने देखा। भाग के गए जी। कितने फायर मारे? ये लड़के वो भाग गए हैं। जब हम पहुँचे हैं वो लड़के भाग गए। उन्होंने फायर कितने किए? 2 फायर किए। 2 फायर किए जी। सामने से किए या पीछे से? बैग से किया। पीछे से किए? हाँ जी। इसका मतलब वो बच्चा उनसे मिलके वापस जा रहा था? वो ना नंबर लिख के दे रहा था उसको, तो नंबर नीचे गिरा दिया उन्होंने। कहने लगे नंबर पकड़ाना ज़रा, फ़ोन नंबर। जैसे वो पकड़ने लगा उन्होंने इधर गोली लगा दिया। आपने सुना कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की उस दरमियान? नहीं, मैंने नहीं सुना। भाई खड़े थे साथ। भाई साथ खड़े हाँ। थे? आपको लगता है भाई जरा आप खड़े थे साथ? वाले साहब खड़े थे? हाँ। वाले साहब, हजरत क्या गुफ्तगू थी उस वक्त जो कर रहे थे वो आपके बेटे के साथ? वो कह रहे थे कि हमने भी ओमान जाना है, तो कितनी सैलरी। बेटा ओमान में काम करता था? हाँ, ओमान में काम करता था। कितनी सैलरी मिल जाएगी, क्या होगा, मतलब कितने घंटे ड्यूटी लेते हैं। मैंने कहा चलो बच्चा है, बच्चे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, मदद मांगने आए हैं। मैंने 3 कदम या 4 कदम पीछे हटाऊँ तो वो मेरे हिसाब से ना नज़दीकी परचून की दुकान थी, वहाँ से उनके लिए बोतल लेने मुड़ा है, तो पीछे से उन्होंने फायर कर दिए। जब मैं वापस पहुँचा हूँ तो वो गिर चुका था और वो बाइक निकल चुके थे। मैंने उसको पकड़ा, देखा अपने बच्चे को, तो खून बहुत ज़्यादा था। मैं घबरा के पीछे हट गया हूँ। मैं क्या ख़त्म होगी कहानी, मतलब कि ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। मतलब जो मैंने पता लगा भी सिर चो खून निकल रहा है, तो कोई भी कितनी उम्र थी हाफिज की?
कितनी उम्र थी हाफिज की? 23 साल थी। 23 साल का बेटा आपके हाथों में था? बिल्कुल मेरे हाथों में। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे को ना ਹੁਣ भी किसी टाइम कोई ਉਹਦੀ कोई चीज़ सामने आ जाती है या कोई मतलब कि वाकया या मेरे बच्चे कोई गल करते, मैं इन्होंने मना कर देना यार ना गल करो, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल करता है मैं आप भी ना मतलब कि आपको अब आपको वो गुफ्तगू के दरमियान कोई अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो हैं ये मदद तलब करने नहीं कत्ल करने के लिए आए हैं? नहीं, मैनू अगर अंदाज़ा हो जाता तो आप ले जाते उसको वहाँ से? जिनी जिनी उन्होंने सेहत सी तो मैं उन्होंने चपेट मारदा तो भी होश हो जाते, लेकिन मैनू कोई अंदाज़ा नहीं है तो मैं इस करके मुड़ के कोई 4-5 कदम पीछे आया हुआ तो उन्होंने मतलब कि। आप वालदा हैं हाफिज की, आप पहले तो ये बताइए बेटा कैसा था? बेटा ठीक था। बेटे में कोई गलती नहीं थी। बेटा 4 साल हो गए बाहर गए थे, छुट्टियों में आया, कह रहे हैं मैं रोज़े की छुट्टियों ने मैं ईद में आना है। मैंने मना किया, मैं क्या ना आना। क्यों मना किया आपने? वैसे ही मैं क्या शादी करनी है आपकी तो शादी पे आ जाना। मैं क्या ना तुझे आना, चलो ज़रूर पैसा मैं खर्च करना वो तुसी। मैं क्या शादी पे आ जाना। कहने लगा नहीं मेरा दिल उदास हुआ। मैं क्या चलो कोई गल नहीं, दिल उदास हुआ तो आ जाओ फिर केड़ी गल। फिर आया है 21 तारीख को आया है। और ये निकाह जो है ये कितना अर्सा हो गया था इसका? निकाह रोज ईदों पहले 8 दिन किया था। 1 साल तकरीबन हाँ हो जी, चुका 1 साल हो गया। आपने अपनी मर्जी से किया था? हाफिज की मर्जी थी, लड़की की मर्जी थी, कोई इख्तलाफ था, कोई मसला था शादी कोई में? खिलाफ नहीं। हाफिज उसके बगैर रह ही नहीं सकता था। हाफिज उसके बगैर रह ही नहीं सकता था? ना वो बगैर वो रह सकती थी, ना वो कोई मसला ही नहीं से, कुछ नजर ही नहीं से सानू कोई चीज़ आ रही। आपको इस बात का कैसे यकीन है कि लड़की को भी इससे मोहब्बत थी हाफिज से? लड़की को मोहब्बत थी, पहले तो मोहब्बत थी, बाद में कोई पता नहीं लगा मुझे क्या बना तो क्या नहीं बना। बाद में ऐसा सानू किसी ख्याल का ही नहीं पता भी की होया की नहीं होया। सानू जे किसी चीज़ का इलम होंदा असीं अपने बच्चे नूं बाहर ना जाण, जां उधरों बाहर ना आउण देंदी। मैं कहंदी बच्चे नूं भी तुसीं इत्थे रहो, नहीं आना तू। सानू किसी चीज़ का इलम ही कोई नहीं। जिस दिन 12 तारीख सी, 11 तारीख नूं मेरा बच्चा गया मेरी बेटी दे उस बच्ची दे नाल शॉपिंग करने क्योंकि निकाह हो चुका था, उसकी बीवी थी, उसके साथ शादी की शॉपिंग करने। हाँ जी, 11 तारीख को शॉपिंग करने गया है। ठीक शॉपिंग करके आया है, खुशी से आया है ना। मेरा उधर बच्चा इतना खुश थी, लड़की भी खुश थी, लड़का भी खुश, दोनों खुश थे। कोई मसला नहीं सी नज़र आ रहा है मैंने किसी चीज़ का भी। अगर ये लड़की भी खुश थी और लड़का भी खुश था तो फिर आपको शक कैसे पड़ा कि ये कातिल जो है ये इस लड़की ने भिजवाया? सर आप इस पर कुछ राय दीजिएगा। जी सर। अच्छा सर, उसमें ऐसा है कि हम लोग तो चूँकि इसको एज ए ब्लाइंड केस कंसिडर कर रहे थे, हमें वो शक उस लड़की पे किसी पे नहीं था, किसी पे भी नहीं था। उसमें यह कि जब पुलिस को हमने जो FIR इनरोल करवाई है वो भी नामालूम करवाई है। उस नामालूम में जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि मुजफ्फ़र की चूँकि इस लड़की के साथ निकाह हुआ था, जब उस लड़की का कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें उस लड़की ने किसी अननोन नंबर के ऊपर 20 दिनों में 417 कॉल्स रिसीव और डायल की। 20 दिनों में कितनी? 20 डेज़ में 417 कॉल्स, 417 जो एक बहुत बड़ा फिगर है। और कोई भी कॉल जो है वो ऑलमोस्ट आधे घंटे से कम कोई भी नहीं थी, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, यानी कि तकरीबन 15 से 16 कॉलें रोज हो रही हैं। पर डे। और एक कॉल की कितनी ड्यूरेशन है? एक कॉल मिनिमम भी 30 मिनट्स की सर मिनिमम भी कॉल है। उसमें 45 मिनट्स की भी मैंने देखी हैं, 1 घंटे की भी देखी हैं। और वो कॉल्स जो उसमें मेजॉरिटी थी वो रात के वक्त थी, 12 बजे 1 बजे इस तरह, यानी कि सारी रात गुफ्तगू होती थी। जी, जो कॉल रिकॉर्ड बता रहा है वो तो यही बता रहा है। और उसमें सर मैसेजिंग भी हैं जो इन्होंने मतलब उस लड़की ने उस लड़के के साथ। और ये किसके साथ फ़ोन पे बात हो रही थी? ये कासिम इजाज है सर जो इस वक्त फरार हो चुका हुआ है। आपको इस बात पे हैरत नहीं होती कि जो आपकी वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, ये लोग काफ़ी राजी हैं कि लड़की और लड़का आपस में खुश थे और लड़की सारी रात जो है वो बातें करती थी फ़ोन पे किसी और के साथ? सर हमारे लिए ये वाकई एक बहुत ज़्यादा हैरत वाली बात थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब मैं भी 2-4 दफ़ा अगर गया हूँ या मेरी मिसेस गई हैं या अम्मी भी गई हैं, वो बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि मतलब उस लड़की का हमारे में आके बैठना। और ये आपके मामू की बेटी है? जी, मामू की बेटी है, हमारे मामू की बेटी हैं। तो उसमें यह है कि ये सारी कॉल्स और फिर अगर मर्डर हो गया है, हमने भी और पुलिस ने भी उसको पूरे मतलब बड़े इत्मीनान के साथ पूछा है कि अगर कोई बात है तो हमें बता दें, फिर हम लोग उसको पकड़ें, या उसने कुछ नहीं बताया। और ये कॉलें मर्डर के बाद भी होती रहीं? सर मर्डर के बाद नेक्स्ट डे उसकी सिम बंद हो गई है। वो चूँकि उसी वक्त पुलिस ने मुजफ्फर का भी और उसका भी मोबाइल उसको कॉल रिकॉर्ड चेक करने के लिए ले लिया। ठीक है। हम हमारे नॉलेज के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन अगर पीछे से हो तो कुछ कह नहीं सकते।
ठीक है, यानी कि कत्ल होने से पहले ये सारी 20 दिनों की गुफ्तगू है। बिल्कुल। आपने कभी ये पता करने की कोशिश की कि इस हमारी बच्ची के नाम पे कितनी सिमें हैं जो बाहर निकाली हुई है उसने? सर उसमें जो सिम्स जो हमारे पास सेव थी, जो मुजफ्फर के मोबाइल में थी, वो टोटल इसके 6 नंबर उसके मोबाइल में सेव थे। 6 नंबर थे, जिसमें से एक्टिव 2 या 3 थे, बाकी शायद वो पुराने थे जो उसने चेंज किए हैं या बंद करवा दिए हैं या नहीं कराए, लेकिन उसमें 6 नंबर मुजफ्फर के मोबाइल में सेव आपने थे। जाके, क्योंकि वो आपकी कजन है, आपकी मामू की बेटी है, आपने में से किसी ने जाके उससे ये नहीं पूछा कि बेटी तुम निकाह में तो हमारे बेटे के साथ हो, ये सारी रात तुम किसके साथ बातें करती हो? किसी ने नहीं पूछा? ये पूछा है, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेट किया है, हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की तो बात ही नहीं है, ये तो घर के खानदान की बात है। उसमें हम लोग भी पूछते रहे हैं, इवन के मर्डर वाले दिन हमने उनको सबने बिठा के उसको पूछा कि कोई ऐसी बात, ये क्या है? उसने कहा कि बाद में जब ये चीज़ें खुली हैं हमने पूछा है, वो उसने कहा कि ये कॉलें मुझे लड़का ब्लैकमेल करने के लिए करता था। वो कहता था कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी ना की, मैं तुम्हारे घर में से तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को, ऐसा क्यों नहीं हो सकता तसव्वुर कि वो वाकई ब्लैकमेल हो रही हो? सर आई डोंट नो बाकी इसमें हकीकत क्या है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तो देखें कि अगर चले ब्लैकमेल हो भी रही है तो एक तो वो 417। अच्छा, मुझे एक बात जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ पे एक एटीएम की बड़ी कहानी हर तरफ से सुनाई दे रही है कि एटीएम आपके भाई ने उसको लेकर दिया हुआ था, उसके नाम पे अकाउंट के अंदर 10-11 लाख रुपए थे जो आपका भाई भेजता था अपनी बीवी की हैसियत से उसको, और वो 10-12 लाख रुपए का लिए उसने उसको एटीएम भी लेकर दिया हुआ था। ये कहाँ इस्तेमाल हुआ? सर उसमें ये है कि जब उसके मोबाइल में जो मुजफ्फर का मोबाइल था, जब उसको पुलिस ने चेक किया तो उसमें एक चेक बुक की एक तस्वीर थी जो कि उस लड़की के नाम के अकाउंट खुला हुआ था बैंकल हबीब। आपको पता था इसका? नहीं, हमें नहीं पता था। हमें चोरी अपनी बीवी को खोल के दिया हुआ था। अपनी बीवी को चोरी अकाउंट खोल के दिया। जेन्युइनली शरीफ आदमी था आपका भाई? जी 100% ऐसे ही है सर। तो उसमें यह है कि उसने अपनी बीवी को अकाउंट, उसमें थोड़े बहुत पैसे या जैसे वो भेजता होगा। अब जब इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि वो जो उसका ATM कार्ड है लड़की का, वो उस लड़के के पास है और लास्ट ट्रांजैक्शन 30,000 की वो उस लड़के ने की है उस कार्ड से, जो कि हमारे लिए जो कातिल है, यानी कि आपके भाई का पैसा उसी को मारने के लिए ने कातिल को दिया और कातिल ने उसी पैसे से आपके भाई को कत्ल किया। 100% ऐसे ही है सर। आपके पास इसका सबूत है? सर हमारे पास उसका सबूत, उसकी वो स्टेटमेंट जो कि पुलिस ने बैंक से हासिल किया, ATM की वीडियो है, ATM की वीडियो, वो सारी पुलिस ने वो सारा रिकॉर्ड हासिल किया है सर। उसी से हमें पता चला है, वरना हमें पता चलना ही नहीं था। मैं चेयरमैन साहब आपसे बात करता हूं, मुझे एक जुमला बताइएगा रियाज साहब, बहसियत वालिद, आपको कभी शक हुआ था कि आपके घर की बेटी जो है वो आपके बेटे को उसके पैसे से कत्ल करवा रही है और आपने वहां निकाह किया हुआ है? अगर मुझे शक होता तो मैंने ये काम छोड़ देना। हम तो इतने शरीफ आदमी हैं, तो पता चलता तो हम पीछे हट जाते भी यार, ये लो यार, ये तुम कर लो। हम नहीं करते। आपको अब यकीन आता है इस बात पे? अब यकीन आ रहा है, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा कहा बेटा हमें फ़ोन किया करो, उस बच्ची को कहा है फ़ोन किया करो, नहीं टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता। मैं कहा बेटा फूफी ताड़ी हो जी तबीयत नहीं ठीक रहती, उन कभी कॉल करके पूछ लिया करो। कहती अच्छा पूछ लवांगे, कर लवांगे। मुजफ्फर भी यही कहना होंदा सी कि अम्मी तुहानू फ़ोन कर दिए, इन्हें कहना कि नहीं बेटा। आप लोगों को फ़ोन नहीं करती थी? वो कम ही करती थी, मतलब कम करते। आप माँ हैं लेकिन आप एक औरत भी हैं, एक औरत की नजर तेज होती है, आपने कभी नहीं पहचाना उसको कि वो आपके बेटे में दिलचस्पी नहीं रखती? ऐसा कोई महसूस हुआ ही नहीं। देखो ऐसा महसूस होता तो पहचानते भी क्या क्या मसला है, क्या तकरीबन 417 कॉलों में आधे घंटा रोज कॉल करनी और एक दिन में 15-15 कॉलें करनी, यानी कि तकरीबन सारी रात उसने बातें करनी, और आपको यकीन है कि वो बेटे से मोहब्बत करती है? जी यकीन तो हमारे जिस दिन हमने शादी किया, उसका निकाह किया था ना, उस दिन से हमसे यकीन है ये बेटा उसके माँ। मुझे मेरी प्यारी बहन, खुदा की कसम मुझे नहीं इस वक्त रियाज साहब ये समझ आ रही कि मैं आप लोगों को शरीफ लोग कहूँ या बेवकूफ़ लोग कहूँ, कि लोग तो चलती हवा में से पहचानते हैं कि खुशबू कैसी है। आपको ये नहीं अंदाज़ा हुआ कि आपका बेटा जो है वो पैसे भेज रहा है, उसी पैसे से ये लड़की जो है ये उसको मरवाएगी। सारी रात वो एक और शख्स से गुफ्तगू करती है और 1-8 घंटा नहीं करती, कई घंटे करती है, और आपको इल्म नहीं था? हम जाते थे उधर 1 घंटे के लिए, 2 के गया, 15 मिनट के लिए उत्थे बैठे रहने हैं, मसलन जाके असि जाना कभी लंघ जाए तो नजदीक तो है ही है। लेकिन आपके भाई की बेटी है ना? हाँ जी, भाई की बेटी है। तो भाई को आपने कुछ नहीं कहा? भाई को मेरे बेटे को मरवा दिया? भाई को पता ही नहीं।
ना भाई को पता, भाई ना मासूम है? भाई बहुत मासूम है, दादे को भी नहीं पता, भाई को भी नहीं पता, उसकी मैं वालदा को मकसद पता में है। जाता हूँ, ये जो भाई मासूम है, जब हमने इन लोगों को राब्ता किया कि आप भी तशरीफ़ लाइए और अपना मौक़िफ़ दीजिए, तो एक शख्स ने तो ये कह के फ़ोन बंद कर दिया कि मीडिया जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इन कामों में आए। और दूसरे साहब ने जिन लोगों से फ़ोन करवा के हमारे प्रोड्यूसर राव शाहिद के ऊपर ये जोर डलवाया कि जनाब ये प्रोग्राम ना किया जाए वरना इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उनको लेने पड़ेंगे। ये वो मामू हैं और ये उनकी फैमिली है और ये वो बहन है जो आज अपने बेटे के कत्ल होने के बाद भी ये समझती है कि इसका भाई जो है वो मासूम है, उसे कुछ नहीं पता। तो फिर वो लड़की अगर 15 घंटे रात को बातें करती थी तो फिर वो ठीक करती थी, फिर वो ठीक थी, क्योंकि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल लाइल्म है। इतना शरीफ होना, इतना सादा होना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन साथ मैं अभी वालदा से ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि भाई आज भी अहम क्यों है जबकि 23 साल का बेटा जो है वो कत्ल हो चुका है। लेकिन इससे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जुल्फ़िकार साहब, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। हजूर ये फरमाइए कि ये केस आपके पास आया इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप इस पे अपना तज्जिया भी दीजिए, राय भी दीजिए और ये भी बताइए कि आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया। जी हेलो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, जी आ रही। जुल्फ़िकार साहब ये जो मुकदमा है हाफिज साहब का, मुझे ये बताइए कि आपका तज्जिया क्या है, आपका इस पे राय क्या है और आपने अभी तक इस पे क्या चीज है जो कि इन्वेस्टिगेट की है और किस नतीजे तक फिलहाल पहुंचे आप? मैं जी इसमें जब मुझे मुकदमा दर्ज हुआ, मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की इसमें, तो ये मकतूल मुजफ्फर जो है ये बैरून मुल्क से अपने घर ईद पे आया मिलने के लिए अपने वालिदैन को, और इसका नामालूम लोगों ने इसका मर्डर कर दिया। जो मैंने स्टार्ट में जो मुझे देखा कि इसका यहाँ तो ना इसके साथ किसी का झगड़ा है, ना इसका कोई लेन देन साबित हो रहा है, ना कोई और ऐसे ही बेगना इसको कत्ल कर दिया। मैंने तफ्तीश इसकी वाइफ से जो इसके साथ 1 साल पहले निकाह हुआ था उसके मोबाइल के साथ उसका सीडी हासिल किया, उससे 2 बंदे को उसके नंबर से इसके साथ अटैचमेंट थी, उनके मतलब पूछा तो ये कहानी सामने आई कि कसम जाद लड़का जो कि इसकी वाइफ के साथ, मकतूल की वाइफ के साथ शादी करना चाहता था। वो जो लड़कों में से कुछ लोग पकड़े गए, क्या वो अपने जुर्म का इतराफ कर चुके हैं? यस, जो जुर्म का इकरार किया उनकी सारी हमने इसकी लोकेशन जो सीडीआर से मिली है वो मौके पे मिली है, उन्होंने इकरार जुर्म भी किया और सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। और ये कसम जाद मेन इसका जो बंदा वो कसम था, इसके जो दोस्त थे, 4 दोस्त मिल के। जी कासिम तो अब शहर से बाहर जा चुके हैं, ये जो लड़के इन्होंने कत्ल के लिए लिए, इन लोगों को उसने उन्हीं पैसों से लिया जो कि उसके शौहर ने उसे भेजे हुए थे, ये बात दुरुस्त है? हाँ, उनमें से ना जी उसको इनको खाना वगैरह खिलाया, को पैसे भी दिए इनको, तो ये बात दुरुस्त है। कितने पैसे दिए? पैसे उनको लिए उसी बैंक से ATM के जरिए उन्होंने पैसे निकाले हैं और फैसला भी लिया और पैसे यूज भी किए। कितने पैसे दिए इन कातिलों को, किराए के कातिलों को कितने पैसे दिए? ये दो आपस में, ये इनके दोस्त से 1-1.5-2 माह से अपने इनकी दोस्ती थी, एक दूसरे इकट्ठे पार्कों में मिलते थे, तो ये मुख्तलिफ में उनके रकम देते ज्यादा। इसमें जो किसी ने 10,000 लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने को अपनी मोटरसाइकिल ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ इन्होंने सब किया। तो जुल्फ़िकार साहब देखिए, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना एक बात है, लेकिन बहसियत बाप आपने उस बच्ची से ये नहीं पूछा कि तेरे शौहर का ATM कार्ड है, तूने एक नाशना को ये क्यों दिया हुआ है? हाँ, ये उसका कोई उसके पास कोई जवाब नहीं है तो क्यों दिया, और इसी वजह से वो इस तफ्तीश में गिल्टी था, वो मशकूक हुई है। तो
अभी और तक इसी वजह वो से सारे खातून जो है, वो बच्ची जो है, उसको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसको आप अभी तक क्यों बाहर क्यों कर रहे हैं? उसमें उसकी तफ्तीश अभी तक ना मुकम्मल नहीं हुई। दूसरा, उसने बेल का रिपोर्ट से जमानत करवा ली हुई है, इसलिए भी गिरफ्तार नहीं हो सकी। उसकी तफ्तीश अब फाइनल हो के हर उसके जो जब उसकी बेल खत्म होगी, अगर जब उसकी बेल खत्म होगी तो क्या वो अरेस्ट होगी? हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं अरेस्ट होगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिया, हम मुझे ये बताइए कि बहसियत एक खातून, बहसियत एक माँ, ये माशरा किस करवट जा रहा है? अगर ये हमारी नॉर्मेलिटी और कस्टम बन जाएगा माशरे का, तो कानून भी इसमें क्या करेगा? देखिए बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगी उन लोगों से कि जिनका जवान बेटा इस हादसे का शिकार हो गया, जहाँ भाग हुआ। दूसरी बात मैं ये करूंगी कि जहाँ तक तल्लुक़ है सोसाइटी का, अभी हम बात कर रहे थे अखलाकी तौर पे, मैं नहीं समझती कि मैं किसी तरह कमेंट करूँ, क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और किस हद तक उस खातून जिसकी अब जिक्र हो रहा है कि उसका किस हद तक रोल है और वो किस तरह कनेक्ट होती है, क्योंकि अभी इसकी तफ्तीश होनी है इसके ऊपर और हक़ाइक़ इकट्ठे करने हैं और अल्टीमेटली फ़ैसला जो है वो अदालत ने करना है। लेकिन मैं एक चीज़ की तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाऊँगी कि क्रिमिनल केसेस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पुलिस के नाक़िस तफ्तीश की वजह से, जो कि बहुत सारे कभी इन्फ्लुएंस्ड होती है, कभी बददियानती के ऊपर मबनी होती है, कभी करप्शन का शिकार होती है, जिसकी वजह से जो असल मुल्ज़िम है वो कानून के दायरे में नहीं आते। और कई दफ़ा ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन हम एक ही रुख पे करते हैं, हम एक ही जाविये पे करते हैं और वो इतनी डिफेक्टिव होती है कि जिनको हम मुल्ज़िम या मुजरिम समझ रहे होते हैं, अल्टीमेटली अदालतों से वो बरी हो जाते हैं। तो बुनियादी इसमें अदालतों का भी तो कसूर हो सकता है सर। इसमें अदालतों का कसूर तो मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे, क्योंकि क्रिमिनल केस में डिसाइड शवाहिद की बुनियाद के ऊपर होना होता है और इतने ज़्यादा फोरम्स होते हैं। पहले आप ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, फिर एपीलेट कोर्ट पे जाते हैं, फिर अल्टीमेट अपेक्स कोर्ट के पास भी इख्तियार होता है कि वो उसको सुनती है। तो इस तरह एक केस की इतने अच्छी तरह वो थ्रेश हो जाता है कि वो बहुत कम इम्कानात होते हैं कि अदालतों से कोई गलती हो। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश जो होती है उसकी वजह से आपका इस मामले के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस चीज़ पे होगा कि पुलिस की तफ्तीश जो है वो बिल्कुल तगड़ी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ वो एक एंगल से ना करें कि उसकी बीवी थी। जैसे एक दूसरी बात सामने आई कि वो ब्लैकमेलिंग का शिकार थी, वो लड़की जो थी क्योंकि अभी वो हमारे सामने नहीं है, तो मैं कोई, लेकिन वो 15 दिन का 20 दिन का रिकॉर्ड जो है 450 कॉलों का, वो तो हमारे सामने। देखिए बिलाल साहब, उसमें तो शायद ज़्यादा ये सब्सटेंशिएट हो रही है वो बात कि शायद वो वाकई वो भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो। वो लोग क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। वो बिल्कुल SMS तो एक बड़ा अच्छा आपके पास एक मटेरियल देगा जिसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेट हो सकता है। वो मोहब्बत से निचोड़ से, मतलब उसमें से टपक रही है मोहब्बत। लेकिन वो हमने पढ़े तो नहीं ना आपने पढ़े ना मैंने किए। के पास आ गए ना वो। देखिए सर, वो तो अभी उसने भी नहीं बताया। अभी जो उसकी बात हुई उसने ये तो बात नहीं की। उसने ये ज़रूर की है कि कॉल्स थी, लेकिन इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मटेरियल कलेक्ट करेंगे। फिर अदालतों ने देखना है कि वो शवाहिद जो है वो किस हद तक वो एविडेंस जो है लॉ के तहत वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो उसके ऊपर वो अदालत जो है प्रोसीड करेगी और सज़ा देगी। और अगर वो लड़की भी उसने भी गलत किया है या वो इस मर्डर में हिस्सेदार है तो उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अगर इन्वेस्टिगेशन के तहत ये साबित हो जाता है कि वो उनके साथ कनेक्ट होती है, उन मुल्ज़मान के साथ। आपको इस बात पे शक है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी? जी बिल्कुल, देखें मैं कोई शक नहीं, अगर वो चाहें तो ईमानदारी से करें तो बिल्कुल पुलिस का फ़र्ज़ है, उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और उनको करना चाहिए। और बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिशल्स भी हैं जो काम करते हैं और वो मुल्ज़िमों को कानून के दायरे में लेकर आते हैं। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये भगवानपुरा की वो जगह है जहाँ पे के रिश्तों का तकद्दुस जो है वो मुझे अपना बचपन याद दिलाता है। यहाँ पे चेयरमैन है यूनियन काउंसिल के जिनका नाम तो शराफत है, लेकिन कोई शख्स इनको शराफत नहीं कहता, सब लोग इनको चचा के नाम से जानते हैं। कैसी अजीब बात है कि जब मैं वालदा को कहता हूँ कि ये इंतहाई सादा हैं, जब इनके मैं वालिद रियाज को कहता हूँ कि ये सादा है, तो फिर ये सारा मोहल्ला ही सादा है, क्योंकि किसी चेयरमैन को चेयरमैन साहब नहीं कहते कि उसको चचा कह के एक रिश्ते और ताल्लुक से क्यों बुलाते हैं, ये आप सोचिएगा। लेकिन मैं शराफत, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये बताइए कि आपने सारे मामले को जब आपको इल्म हुआ तो आपके दिल में सबसे पहले क्या बात आई, क्या तासुर था? मैं बिलाल भाई सबसे पहले समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक पसमानदा इलाका कोटली पीर अब्दुर्रहमान में इतना संगीन वाक़या जो कि एक शरीफ ख़ानदान से बच्चे का तल्लक है और इन्होंने आपने समा टीवी की बदौलत एक इन्होंने आपने इसको हाईलाइट किया
और मुझे उम्मीद है कि समा टीवी की बदौलत इस ख़ानदान को इंसाफ ज़रूर मिलेगा मैं इंशाल्लाह। शराफत अगर आपसे एक सवाल पूछूं, इसको हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर इन चीज़ों को मीडिया ना उठाए तो कोई पूछने वाला है? देखें बिलाल भाई, आजकल मीडिया की वसासत से ही ऐसे बहुत सारे वाक़या मौजूद हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं जो मीडिया की बदौलत यानी मंजर आम पर आए हैं। कोई निज़ाम कोई नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी बदौलत और दूसरे चैनल की बदौलत जो है ना, मैं समझता हूँ आज मैं यानी पुर उम्मीद हूँ भी इस ख़ानदान को, ये मेरे बहुत यानी करीबी अजीज़ भी हैं, इस ख़ानदान को मुझे प्यार से चाचू शराफत बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। मैं पहले इलाके का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत देते हैं। लेकिन बिलाल भाई, सबसे ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस केस को हाईलाइट किया, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, चूँकि आला हकाम अब देख रहे होंगे भी, यानी टीवी देख रहे होंगे, और उम्मीद है कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूँ और ये कह भी रहा हूँ आपको कि यकीन कीजिए कि ये काम मीडिया का नहीं है कि वो इन चीज़ों को हाईलाइट करे या मीडिया के ज़रिए इंसाफ मिले। अगर अदारे अपना काम कर रहे हों तो ये लोग आज महफूज अपने आप को महसूस ज़रूर कर रहे हों। आपका नाम है भाई? आप मुझे इस वाक़े के बारे में बताइएगा, आपका रद्द अमल क्या था और अब आप क्या सोचते हैं, इंसाफ होगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आपने इस बात को कैसे देखा? हाफिज़ में कोई बुराई थी जो ये हो गया? जी नहीं, आपके करीब था वो? बिल्कुल हमारे करीब था। और जैसे कि हम एसपी कैंट साहब के पास पेश हुए हैं, उन्होंने लड़की से और मसलन के उसकी वालदा से, उसके जो लवाकिन थे ना, सबसे पूछा। उसने कहा अगर ये वाक़या तुम्हारे बेटे के साथ हो जाता तो क्या करते? तो तुम्हारी बहू इसमें मुलव्वस होती तो फिर तुम क्या करती? फिर उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये एसपी साहब का नाम क्या था? तारिक मस्तोई साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। ये तारिक साहब जो है ना हजूर, ये सवाल जो है ना, ये मेरे ख्याल में हर शख्स को उसके दिल का सवाल होना चाहिए कि अगर ये वाक़या आपके बेटे के साथ हो तो फिर क्या हो। ये मैं जुमला रियाज के पास जाके अभी एक आखिरी जुमला कहता हूँ। मुझे बताइए, आपको लगता है कि इस मामले में इंसाफ इस खानदान को मिलेगा? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह हर तरह कोई ऐसी बुराई मुझे बताओ जो आपको लगता हो कि हाफिज में थी जिसका रद्द अमल ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर। जो बंदा इस मुआशरे में इधर रहता ही नहीं है, मुल्क से बाहर रहता है, तो फिर वो जाहिर है छुट्टी गुजारने के लिए आया, 3 दिन घर पे रहा, 3 से चौथे दिन गया मसलन के बाहर। आप उसको कितने सालों से जानते हैं? मैं इसे सर 3 साल से जानता हूँ। मुझे इस मामले 3 सालों के में बताओ, अपने तजर्बे में आपने जब ये बात सुनी, आपको यकीन आया था कि ये हो सकता है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा उसका तो इधर किसी के साथ दोस्ती नहीं है, तो मर्डर को कोई कैसे कर सकता है? आपका नाम है? मेरा नाम वसीम। आप कितना जानते हैं इसको? तो भाई था मेरा छोटा, बहुत ग्रेट से भी बढ़ के जो होता है ना, वो इंसान था। क्यों था ग्रेट वो? इसलिए कि हमारे ख़ानदान में हम सारे लोग ऐसे हैं कि अगर हमसे किसी से गलती हो गई है ना, तो हमने अगले बंदे को कहना यार हमें माफ़ कर दो, हम लड़ने वाले नहीं हैं। तो इस वाक़े का, इस हादसे का तो आपको यकीन ही नहीं आया होगा? नहीं यकीन आया। हालांकि जब उसके साथ ये हादसा हुआ तो मैं अपने भाईजान के घर आ रहा था और मैंने उसको गली की कॉर्नर पे देखा है, और मजाक से मैंने उसको कहा साहब इधर खड़े हो, खैर है? उसने कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, पानी पिला के आ रहा हूँ भाईजान, आप घर चलें। ये उन कातलों की बात कर रहा है? जी, मैं उन कातलों को पानी पिला के आ रहा हूँ। ये उन कातलों के बारे में कह रहा है कि मैं उनको पानी पिला के आ रहा हूँ, घर चलें। तो मैं थोड़ा सा आगे हुआ हूँ तो भाईजान मुझे मिले, मैं कहा आप किधर से आ रहे हैं? वो हाफिज के कुछ मिलने वाले, मैं उधर से आऊँ। अभी हम दरवाजे तक नहीं पहुँचे तो उन्होंने फायर मार दी। अब आपके ख्याल में आइंदा क्या होना चाहिए? आइंदा हम सिर्फ ये चाहते हैं जो जितना गुनाहगार है ना उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी है। आपको लगता है कि इंसाफ होगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। मुझे एक बात और बताओ, आपसे भी पूछूंगा ये बात, हमारी बेटियां क्या ऐसी हो गई हैं वाकई? सर अगर हम सोचें ना तो कुछ भी नहीं है, अगर ना सोचें तो बहुत कुछ है। ये सवाल छोटा सोचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर इंसान सोचने पे आए ना तो ये बहुत कुछ हो गया हमारे सामने, हमारे साथ ये बीत गया। हम तो यही कहेंगे सारे, अल्लाह ना करे किसी की बेटी ऐसी हो जैसी हमारे साथ हो गया।
बहन, आपको किस बात पे ज़्यादा अफसोस होता है? इस बात पे कि हमारी बच्चियाँ ऐसी हो गई हैं, इस बात पे कि हम बहसीत माँ बाप नाकाम हो गए अपनी बच्चों की तरबियत में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाकाम हो गया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे, जब मैं उस बच्ची को देख रही थी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतना घनौना इसने हमारे साथ किया है, हमारे साथ आपके हाथों में पली? हाँ नहीं, मेरे हाथों में नहीं पली, मैं मेरी भाभी की भतीजी है, मैं उसकी फुप्पो हूँ, मुजफ्फर की मैं फुप्पो हूँ। मुझे तो नहीं पता था, इस चीज़ का इल्म नहीं था निकाह का, मुझे पता था कि निकाह हुआ है मेरे भतीजे का। उस मैं लड़की को देख रही थी तो मुझे नहीं इल्म था कि जिसने ऐसा घिनौना काम किया, ऐसा घिनौना काम किया। इस लड़की या ऐसी लड़कियां जो खुदा न खास्ता होने वाली हों ऐसी, आप उनको क्या पैगाम दोगे कि वो क्या करें बहसीत माँ? मैं तो यही पैगाम दूंगी कि अल्लाह उन्हें नेकी की हिदायत दे, और वो अगर नहीं चाहती तो वो इनकार कर देती, किसी के बेटे को तो ना ऐसे करती जैसे मेरे भाई के साथ हुआ है, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ है, जैसे मेरे भाई के साथ हुआ है, हमारे ख़ानदान के साथ हुआ है। हमारे खाली भाई के साथ नहीं हुआ, हमारे ख़ानदान के साथ हुआ है। बहुत बड़ा साना हुआ है हमारे साथ, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारे साथ हुआ है। भाई आपसे 1 मिनट बात करूँगा, मुझे बताइए 23 साल का बेटा है, आपने भी सोच के बहू देखी होगी ना? हाँ जी। तो आपने बहू को देखते हुए सोचा नहीं था कि मैं तफ्तीश ज़्यादा कर लूँ, मैं जानूँ ये मेरी बेटियों जैसी है, ये मेरे बेटे को कत्ल ना करवाने में मुलव्वस हो जाए? मुबैना तौर पे तकरीबन उन्होंने घर तकरीबन सोहरे सन मेरे सोहरा भी जिंदा सी, साले भी ते बेगम सी, जो मतलब सोहरे का पता लैन जाना या जाना चाहिए सी, लेकिन कभी इस मौजू के उत्ते गल होई नहीं सी ते ना कभी इस शादी के अंदर, इस निकाह के अंदर आपकी इस बहू का और आपके बेटे की अपनी दिलचस्पी शामिल थी? हाँ जी, दिलचस्पी दोनों की शामिल थी। बेटे की थी, किसी के दिल के बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो राजी था। आपने बेटी से पूछा था निकाह के वक्त? उनकी बेटी से जी नहीं, मैंने नहीं पूछा। किसी गवाह ने तो पूछा होगा? हाँ, गवाह जो गया था उन्होंने पूछा था, उसने कहा हाँ। बाद में भी वो पासपोर्ट बनवाने गया भी मैंने इसे बाहर लेके जाना है, जब वो उन कातलों को हमारे घर का पता नहीं था। कैसे पहुँचे? जब एक दिन ये मेरी बेगम और मुजफ्फर गए उधर, उस लड़की को साथ लिया, वो घर आ गए हमारे। वो मुजफ्फर उसे शॉपिंग कराने के लिए लेके गया। उस लड़की ने उन कातलों को फ़ोन करके पीछे पीछे आए हैं, वो उधर भी गए हैं जिधर वो शॉपिंग करने गए हैं, उधर तक पीछा किया। कहते हैं रैकी कराना, रैकी करवाना, पूरी रैकी की है उन्होंने, वरना वो घर तक ना पहुंच सकते, क्योंकि इतनी गलियों में, इतने गुंजान इलाके में है कि यहाँ पे सिवाय पोस्टमैन के और मकामी लोगों के और कोई नहीं पहुँच सकता। उन्होंने उसने बताया, वो आए हैं, पीछा किया है, शक्ल भी उसने देखी है। उसी दिन उसे पूछा जब कत्ल हुआ है, कोई कल तुम गए हो तो यदि एक है मतलब कि बच्चा, एक लड़का था वो हमारा पीछा कर रहा था। ये बच्ची कह रही है? बच्ची कह रही। उसको कैसे पता चला? वो हो ना, वही तो हैरानगी आती है कि मतलब मैं और बेगम को लैके जाना, ये 100 बंदे मगर आते हैं मोटरसाइकिल, या होर औरतां जांदियां ने, 100 बंदे मोटरसाइकिल मगर होंगे ने, लेकिन वो हुण लाजमी नहीं कि हर कोई कहे कि मैंने मेरा ही पीछा करन दिया। उन्हें कहा कि वो साडे मगर एक हैगा सी, ते अगले दिन मेरे वो जहन च आया कि वो ही बंदा है जो ये हुलिया दसन रही है, वो जड़ा मैं देखा वही मतलब जेडे मोटरसाइकिल ते आए ने वो ही है। यार बेटा आपके हाथों में दम निकाल के गया। बिल्कुल। आप उम्र के उस हिस्से में हैं जबकि बेटों को, जवान बेटों को आपका जनाजा उठाना चाहिए था। जवान बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल है। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मैंने देखा ही नहीं है उससे, मैंने कहा मैंने देखना ही नहीं है। मैं हुण भी वो कपड़े जुत्ती कोई चीज़ देख लवा मेरा रोन निकल जाता है। मेरे घर से कहते हैं मेरी ना अंदर वो ख़त्म हो गई पानी। बदला लेने को दिल चाहता है? क्या दिल चाहता है, क्या करें? क्या करूँगे, बस कुछ नहीं कर सकता, बस अल्लाह की मर्जी, बस अल्लाह के आए, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। बस मुझे नहीं पता कि इसका आखिर कैसे होगा, मुझे नहीं पता कौन इसमें मुलजिम है और कौन इसमें मुजरिम होगा, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि 23 साल के बेटे को कब्र में उतारना, खुदा की कसम अगर क़यामत सुग़रा नहीं है तो फिर और क्या है। ज़रूर सोचिएगा हम अपनी बेटियों की तरबियत क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वो बात जो हमेशा कहता हूँ, कह के रुखसत ले रहा हूँ, बेटे तब आपके बेटे होंगे
कि हम कभी ये नहीं करें। अल्लाह आपको खुश रखे, तरफ आ